माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। दीज आर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली अगर मैं बोलता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes exactly equal to the vapor pressure of gas. ओके, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, freezing point is that temperature at which vapor pressure of solid becomes exactly equal to the vapor pressure of liquid। ठीक है, वो बस डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सो देखो, पहले समझना है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दे हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एट अगर प्योर वाटर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्योर वाटर है, ठीक है, दिस इज प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, हमें ये पता है। लेकिन मान लो अगर हम लोग प्योर वाटर में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, यह शुगर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो प्योर वाटर में हम लोग अगर NaCl या शुगर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस था, इट विल बी डिक्रीज्ड फ्रॉम द 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, 0 से लेस होकर नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा, जितना भी हो, -2 -3 -1 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग प्योर वाटर में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, इसको ही बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि हर केस में वाटर ही लेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं। मतलब प्योर सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, when non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of solution is always lower than the pure solvent, as the vapor pressure of solvent decreases in the presence of non-volatile solute। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो, मान लो यहाँ सिर्फ वाटर है, मान लो यहाँ सिर्फ वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो यह क्या होता है, देखो यह क्या होगा, देखो जब लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट से जब वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। मतलब कोई भी लिक्विड मान लो यहाँ बेंजीन ले लो, ठीक है, ये बेंजीन ले लो, जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होगा तो सिस्टमेटिक अरेंज होता है बेंजीन का। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक फिक्स्ड एक शेप होता है या उनका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वाटर के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो जब वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा आइस, व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट। तो अगर हम लोग इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, वाटर में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा था इसमें क्या करेगा, ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये डिस्टर्ब करेगा। यह मतलब ये इतना इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा जो प्योर सॉल्वेंट के केस में हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डालते हैं तो ये डिस्टर्ब करता है कहाँ, सॉलिडिफाई होने में। इसीलिए
टेम्परेचर और भी डिक्रीज करना पड़ता है किसी भी सॉल्वेंट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया? अगर मान लो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी क्या होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 0 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड से लेके सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये जो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये डिस्टर्ब कर रहा है उसे। ठीक है, सॉलिडिफाई होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर और भी डिक्रीज कर देंगे, मतलब व्हिच शुड बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तभी जाके ये जो वाटर है, ये जो इम्प्योर वाटर है, ये जाके सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली कितना टेम्परेचर में हो रहा था फ्रीजिंग? 0 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था। अभी हम लोग अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट शुड बी लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, देखो अगर मान लो TF, ठीक है, TF इज व्हाट? TF मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। याद रखो, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल होने से नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय TF और T0F मींस व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है, आप बोलो अगर मैं वाटर लेता हूँ तो प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर TF दैट मीन्स सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का कितना होगा? नेगेटिव वैल्यू होगा। तो इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है? TF0 का वैल्यू ज्यादा है। तो इसीलिए डेल्टा TF इज नथिंग बट TF0 माइनस TF होगा। ठीक है, डेल्टा TF इज नथिंग बट TF0 माइनस TF। नाउ व्हाट इज डेल्टा TF? डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन freezing point. Please make a note from this video. Okay, so delta TF is nothing but depression in freezing point. ठीक है, so ये जो delta TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, which is directly proportional to the molality. ठीक है, जितना भी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा सोल्यूशन का, इतना ही लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करता हूं तो क्या होगा? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। नाउ व्हाट इज KF? KF मींस व्हाट? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF का क्या नाम है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका और एक नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, याद रखना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला मिला है, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। नाउ व्हाट इज M? M मीन्स व्हाट? मोलालिटी। इट इज नॉट मोलारिटी, इट इज मोलालिटी, स्मॉल m। ओके, सो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? बोलो। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Okay, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Okay, mass of solvent in kg. Okay, this is the formula of molality. So now number of moles of solute means number of moles mean what? Given mass by molar mass. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या mass by molar mass लिख सकते हैं। तो mass of solute means what? WB, okay, mass of solute divided by molar mass of solute, that is MB, okay, WB by MB. नेक्स्ट नीचे क्या है? mass of solvent in kg, so mass of solvent means what? WA। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैं 1000 लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर सारा चीज ग्राम में होगा, WB MB WA सारा चीज ग्राम में होगा, तो मैं यहाँ 1000 ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल रहा है मुझे? अगर M के जगह पर मैं ये सारा चीज पुट करूँ तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू क्या होगा? देखो, WB नीचे MB, ठीक है,
ऊपर में होगा 1000 और नीचे क्या होगा WA। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाता हूँ तो MB इक्वल टू 1000 KF WB डेल्टा TF नीचे में इंटू WA। ओके, सो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। MB इक्वल टू मैंने जो भी लिख लिया है दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो न्यूमेरिकल आएगा ये हमें इस फॉर्मूला से करना है। ठीक है, MB इक्वल टू 1000 KF इंटू WB, नीचे क्या है डेल्टा TF इंटू WA। और डेल्टा TF कितना होगा, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि व्हाट इज डेल्टा TF। डेल्टा TF पहले भी लिखा है, डेल्टा TF इज नथिंग बट TF नॉट माइनस TF। ओके, so that's all about the थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है और ये जो वैल्यूज है व्हाट इज KF, व्हाट इज WB, व्हाट इज डेल्टा TF, व्हाट इज WA, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, WA क्या है मैंने बोल दिया है पिछले क्लास में, देखो फिर भी बोल देता हूँ, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला इज MB इक्वल टू 1000 KF WB, नीचे है डेल्टा TF इंटू WA। तो देखो मैंने बोला था MB इज इक्वल टू, M मीन्स मोलर मास, ओके, B मीन्स व्हाट, B मीन्स सॉल्यूट, MB इक्वल टू व्हाट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। okay, MB is nothing but molar mass of solute, and WB means what, WB means what mass of solute। okay, okay, सिर्फ mass of solute। ठीक है, इसमें मोलर नहीं होगा। नेक्स्ट WA is what mass of solvent। WA means what mass of solvent। okay, next KF means what molar depression constant। the value will be given to you, this is molar depression constant, ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट और क्या है, और है डेल्टा TF। ठीक है, डेल्टा TF तो आपको तो पता है व्हाट इज डेल्टा TF, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चलो अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यह द होगा TEG। ठीक है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। अच्छा, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, WB, W मीन्स मास, B मीन्स सॉल्यूट, WB इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट WA कितना है, WA मीन्स नथिंग बट दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, WA इज 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, मतलब कितना डिग्री लोअर हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, which is denoted by delta TF, which is depression in freezing point, the value is 0.40 Kelvin, इतना Kelvin decrease हुआ है freezing point। The freezing point depression constant of benzene is, ठीक है, this is nothing but KF का वैल्यू मैंने बोला था दिया रहेगा, तो this is 5.12 kg पर मोल। ठीक है, यूनिट क्या है, kg पर मोल, मीन्स Kelvin kg पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वी नीड टू फाइंड MB निकालना है हमें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, MB इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 इंटू KF इंटू WB, नीचे क्या है डेल्टा TF इंटू WA। इसको याद करना है फॉर्मूला को। देखो सारा चीज हमारे पास है कि नहीं, 1000। ठीक है, KF का वैल्यू कितना है, KF का वैल्यू है 5.12, WB का वैल्यू कितना है 1 ग्राम, डेल्टा TF इज 0.40, ठीक है, एंड WA इज 50 ग्राम। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 256 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो ऐड करने पर
जो 50 ग्राम ऑफ बेंजीन पर ऐड करने पर यहाँ 0.40 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। सो मैंने एक न्यूमेरिकल कर दिया है, बाकी आपको आ जाएगा सिमिलरली इस तरह ही है। फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस फर्स्ट। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होगा? तो ऑस्मोसिस समझने के लिए मैंने दो चैम्बर लिया, दो पार्ट में हम लोगों ने इस बीकर को डिवाइड किया है यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो खासियत है वो ऐसा है कि इसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ सॉल्वेंट कौन सा है? देखो यहाँ सॉल्वेंट कौन सा है, सिर्फ वाटर है। मान लो मैंने यहाँ वाटर लिया और इस साइड में मैंने क्या लिया, वाटर प्लस NaCl लिया। ठीक है, वाटर प्लस NaCl लिया मैंने। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यहाँ होगा, यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कौन सा है? वाटर है। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम द रीजियन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजियन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। मैं यहाँ देखो किसका बात कर रहा हूँ, किसके कंसेंट्रेशन का बात कर रहा हूँ? वाटर का कंसेंट्रेशन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, यह दो चीज है। ठीक है, अगर मैं बोलता कि वाटर का कंसेंट्रेशन कौन सा कहाँ ज्यादा है, तो तुम बोलोगे इस साइड में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर ही है। अगर मैं बोलता हूँ कि ओवरऑल सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, तब तुम बोलोगे कि लेफ्ट साइड में कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज मोर। क्यों? क्योंकि यह सोल्यूशन में NaCl है। समझ में आया? दो डिफरेंट चीज है। मैं अगर बोलता हूँ कि वाटर का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, तो तुम बोलोगे नंबर 2 में। मान लो दिस इज नंबर 2 चैम्बर। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ कि ओवरऑल सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, तो ये हो जाएगा नंबर 1। इसमें सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो देखो मैं दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ऑस्मोसिस को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। आई कैन से लाइक दिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजियन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। मैं लिख के दे रहा हूँ, द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है, is known as osmosis। ठीक है, तो यहाँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, राइट साइड में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसेंट्रेशन है वो इस साइड में ज्यादा है। तो हायर कंसेंट्रेशन से लेके लोअर कंसेंट्रेशन पर ये मूव करेगा। कौन मूव करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, राइट साइड में जो कंटेनर है इसमें क्या होगा? देखो मान लो मैंने यहाँ सोल्यूशन लिया। देखो मान लो वाटर है, वाटर प्लस मान लो यहाँ 5 ग्राम NaCl है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 ग्राम NaCl डाला इस साइड में। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, वाटर लिया और इसमें मान लो 2 ग्राम NaCl डाला। ठीक है, तो देखो दोनों ही सोल्यूशन फॉर्म हुआ है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। अगर मैं बोलता हूँ कि which one is more concentrated solution, तो आप बोलोगे ये मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, और ये क्या है? लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सोल्यूशन है। और लेफ्ट साइड में मैंने 5 ग्राम NaCl डाला इसलिए ये बन गया मोर कंसेंट्रेटेड, और यहाँ मैंने 2 ग्राम NaCl डाला इसलिए ये बन गया लेस कंसेंट्रेटेड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन होगा। तो यहाँ मैं कंसेंट्रेशन जो डिक्लेयर कर रहा हूँ, किसका? सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखो दो तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला आपको कंसेंट्रेशन नॉर्मली किसका होता है, किसका? हम लोग सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों चैम्बर में, इसमें और इसमें, मान लो ये नंबर 1 है
और नंबर 2 है, ठीक है। 1 और 2 में सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, तब बोलोगे 1 में। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, तब बोलोगे 2 में, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड वाला चेम्बर है इसमें तो सोल्यूट कम है, तो अगर सोल्यूट यहाँ कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 2 में, ठीक है। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, आप बोलोगे 1 में। तो दो तरीके से आप ऑस्मोसिस जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो जो डिफिनेशन है क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, देखो फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बोला, फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो सोल्यूशन कौन सा है, ये दोनों सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन है। फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कौन सा लोअर कंसंट्रेशन है, ये वाला है लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब सेकेंड नंबर, टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, और ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम 2 to 1, इस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो दोनों ही तरीके से मैंने समझा दिया आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन पूछता हूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो मेरा जो डिफिनेशन यहाँ लिखा ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो मैंने अभी समझाया व्हाट इज ऑस्मोसिस, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हिच इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ भी सेम टू सेम मैंने दो बीकर लिया है और दो बीकर के बीच में एक जॉइनिंग लगाया, और जॉइनिंग के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, ठीक है, SPM। और इस साइड में सिर्फ सॉल्वेंट लिया, लेफ्ट साइड में सिर्फ सॉल्वेंट लिया, और इस साइड में मैंने लिया सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट भी है। तो नॉर्मली क्या होगा, देखो प्योर सॉल्वेंट कहाँ है, प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के साइड से वाटर सोल्यूशन के साइड में फ्लो करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल पास फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, मतलब जो लोअर कंसंट्रेशन जोन है इससे हायर कंसंट्रेशन जोन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो नॉर्मली क्या होगा, देखो इस कंटेनर से इस कंटेनर में मूवमेंट हो रहा है, इस कंटेनर से लेफ्ट कंटेनर से राइट कंटेनर में, लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। मान लो मैंने क्या किया, मान लो ये जो सोल्यूशन पार्ट है ये है सोल्यूशन पार्ट, ये सोल्यूशन साइड, इसमें मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया। देखो ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मान लो ये एक पिस्टन है, पिस्टन लगा दिया मैंने, और इस पिस्टन से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस पार्ट में, इस साइड में मूव करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि इस साइड में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से ये जो ऑस्मोसिस है, जो मूवमेंट हो रहा था वो सबसे पहले बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रेशर अप्लाई करने पर, देखो द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड। कौन से साइड में प्रेशर अप्लाई करना है, सोल्यूशन साइड में प्रेशर अप्लाई करना है, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो ऑस्मोसिस हो रहा था इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, इतना प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हिच इज डिनोटेड बाय पाई। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। समझ में आया, जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, इतना प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड जस्ट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस
इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से न्यूमेरिकल आएगा हमारे एग्जाम में। तो देखो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, दिस इज पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी इज नथिंग बट प्रेशर, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। So number of moles means what? Given mass by molar mass. So WB by MB, WB by MB into R into T, which is nothing but pi V. ठीक है, so क्या होगा, MB इक्वल टू, MB के फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, MB इक्वल टू WB RT divided by pi into V. This is the expression for molar mass to calculate the osmotic pressure. तो देखो यहाँ देखो यहाँ देखो MB आप जानते हो, व्हाट इज MB, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB भी जानते हो। R इक्वल टू क्या है, व्हाट इज R, R इज नथिंग बट गैस कंस्टेंट। ठीक है, दिस इज 0.082 लीटर एटमोस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वैल्यू याद रखना है। और क्या हो सकता है, 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, सो यहां देखो एटीएम जो है दिस इज द यूनिट फॉर प्रेशर एंड बार जो है दिस इज ऑल्सो द यूनिट फॉर प्रेशर। ठीक है, तो आर के वैल्यू जो है, जो भी पुट करोगे तो सारा जो दूसरा वैल्यू से आर के यूनिट से मैच करवाना है जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो टेम्परेचर, टी मीन्स व्हाट, टी मीन्स व्हाट, टी मीन्स टेम्परेचर। और सिर्फ टेम्परेचर लिखने से नहीं होगा, इसको लिखना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स व्हाट, मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केल्विन में ही होगा। हम लोग डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो आर का वैल्यू है दिस इज ऑलवेज इन केल्विन, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में पुट करेंगे, फिर यह केल्विन है, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट में पुट करेंगे, व्हिच शुड बी इन केल्विन। नाउ पाई मीन्स व्हाट, पाई मीन्स आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पाई का यूनिट क्या होगा, आर का जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, अगर मान लो 0.082 पुट करते हैं तो पाई का वैल्यू आएगा एटीएम। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आएगा एटीएम में। अगर मैं आर का वैल्यू 0.083 पुट करता हूँ तो पाई का वैल्यू आएगा बार। ठीक है, वो दोनों वैल्यू आपको मैच करवा के लिखना है। नेक्स्ट, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ओके, सोल्यूशन का वॉल्यूम है V, एंड रिमेंबर दैट द वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी इन लीटर। ठीक है, क्यों लीटर में है, क्योंकि R का वैल्यू जो है वो भी लीटर में मैंने पुट किया है। ठीक है, यूनिट जो है दिस इज ऑल्सो इन लीटर, तो वॉल्यूम भी लीटर में पुट करना है। पाई जो है वो डिपेंड करेगा एटीएम या बार हो सकता है। टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, हमेशा केल्विन में ही होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 3 important terms. Number 1 is isotonic solution, isotonic solution. Number 2 is hypertonic solution. Number 3 is hypotonic solution. ठीक है, एकदम इजी कंसेप्ट है। तो मैंने क्या किया, मान लो यहाँ एक कंटेनर लिया और कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम से मैंने इस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने एक सोल्यूशन लिया, यहाँ भी मैंने एक सोल्यूशन लिया, मतलब 2 डिफरेंट सोल्यूशन लिया। ये मान लो ए, ये मान लो बी। ठीक है, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऐसा है कि थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। ये जो 2 सोल्यूशन है उनको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन और आइसोस्मोटिक सोल्यूशन। दोनों ही नेम हो सकता है, आइसोटोनिक भी हो सकता है, आइसोस्मोटिक सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो 2 सोल्यूशन है दे एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ए से बी या तो बी से ए मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मान लो
एकदम इजी है, आप ठीक से वीडियो को देखो, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आई नीड द कंसंट्रेशन। तो मान लो यहाँ मैंने क्या लिखा था, 0.9% NaCl सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा था 2.5% NaCl सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ कम है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मूव करेगा वाटर। तो अगर वाटर लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड में मूव करेगा, तो ये जो रीजियन है इसमें इसमें ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें मोर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्यों ज्यादा प्रेशर डेवलप क्यों होगा? क्योंकि इस साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जो रीजन है इसमें लेस प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं? जहां लेस प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब जहां लेस प्रेशर डेवलप होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जहां मोर प्रेशर डेवलप होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। समझ में आया? बस यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझने के लिए देखो, सेम टू सेम पहला वाला जो कंटेनर मैंने लिया था, यहाँ देखो कंटेनर में क्या लिया मैंने, फ्रेश वाटर लिया, वाटर है, फ्रेश वाटर है, और यहाँ सॉल्ट वाटर है, ये सलाइन वाटर है, ठीक है। तो नॉर्मली ऑस्मोसिस में क्या होगा, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में मूव कर रहा है वाटर, ठीक है। समझ में आया? ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस फ्रेश वाटर मतलब वाटर कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, वाटर कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड में ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, यह ऑस्मोसिस होगा। और मैंने बोला था कि इधर अगर मैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा के थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करता हूं तो फर्स्ट क्या होगा, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ठीक है, ऑस्मोसिस विल स्टॉप। दैट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सोल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने ये बोल दिया था पहले। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, दिस इज द पॉइंट। मान लो यहाँ मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, इस साइड में मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा की क्या होगा, मतलब ये जो सॉल्ट वाटर के साइड में जो वाटर था ये इस साइड में चला आएगा, ठीक है। द वाटर विल बी फोर्स्ड आउट टू मूव फ्रॉम सोल्यूशन साइड टू द प्योर सॉल्वेंट साइड, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इधर में प्रेशर ज्यादा दे दिया, कहाँ दे दिया, ये जो प्रेशर है देखो, द प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने प्रेशर जो अप्लाई किया दिस इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इस साइड में जो भी सॉल्ट जो भी वाटर है, दिस वाटर विल बी फोर्स्ड आउट टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है। ओके, सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। देखो, इफ एक्स्ट्रा प्रेशर, डिफिनेशन क्या लिखा है, इफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड and exceeds the osmotic pressure, the osmosis can be reversed. That is, pure water can be forced out of the solution to pass through the pores of the membrane in the opposite direction, which is a this is called reverse osmosis, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, desalination of sea water is one application of reverse osmosis। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है। यहाँ जो सलाइन वाटर है, जो सी वाटर है, दिस इज इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं यूजिंग द फेनोमेनन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में कौन सा फेनोमेनन यूज होता है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, आपको लिखना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है इन द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। समझ में आया? ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। नॉर्मली ऑस्मोसिस क्या होगा, नॉर्मली ऑस्मोसिस में क्या होगा, फ्रेश वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। So that's all about the topic reverse osmosis. Okay, चलो न्यूमेरिकल करेंगे। 1 liter of an aqueous solution of a protein contains 10 gram of protein. Okay, solution 1 liter of an aqueous solution of protein मतलब जो वॉल्यूम है दिस इज 1 लीटर, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन है। So this is WB. WB is what? 10 gram. Okay.
The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is, temperature दिया है 300 Kelvin and pi is also given, which is 2 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 power minus 3 atmosphere. Okay, calculate the molar mass of the protein. That means you need to find mb. You need to find mb. So formula is mb is equal to wb RT by pi v. This is the formula. So what is WB? 10. R means what? देखो R ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में दिया हुआ है, तो R का जो वैल्यू है जो ATM में है वो देना है, मतलब 0.082 लीटर एटमोस्फेयर, ठीक है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसको पुट करना है। यूनिट नहीं भी पुट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू T मीन्स व्हाट? टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया हुआ है, सॉरी 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन है। और नीचे पाई इज गिवन 2 इंटू 10 अपन माइनस 3 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर। सो 10 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 300 into 2, okay, into 10 power minus 3 into 1000 लिख लेता हूँ, okay, so 1000 and 1000 cancel out, 2 into 10, 10 divided by 2 is 5, so the answer will be 123,000, okay, this is gram. So this is the molar mass of the solute, okay. So hope you have understood the topic. We have covered the two colligative properties today. These are depression in freezing point and the osmotic pressure. Okay. Okay. So that's all about the today's lecture. Thank you so much.